नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके हैं यूरोप महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप जनसंख्या में तीसरे स्थान पे आता है और क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी कि छठा स्थान यूरोप महाद्वीप का आता है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में जिब्राल्टर संधि, भूमध्य सागर, पश्चिम की बात करें तो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, और पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आता है काला सागर आ जाता है, यूराल पर्वत आ जाता है, काकेशस पर्वत आ जाता है और कैस्पियन सागर आता है। यूरोप महाद्वीप के कुछ उपनाम हैं। उस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, यूरेशिया का महाद्वीप कहा जाता है। सब यूरोप और एशिया को पहले संयुक्त रूप में यूरेशिया कहा जाता था। यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा इसका अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में है। इस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। इस महाद्वीप से 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा गुजरती है, जो कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से गुजरती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से गुजरती है। आइसलैंड अंटार्कटिका रेखा के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी रेकजाविक है, जो कि इस महाद्वीप या विश्व का उत्तरतम सीमा है, उत्तरी हिस्सा है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, जबकि आइसलैंड को मध्य रात्रि की सूर्य का द्वीप कहा जाता है। फिनलैंड को हजारों जिलों का देश या जिलों की वाटिका कहा जाता है। फिर अध्ययन करते हैं हम डेनमार्क। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अधिकार में है। जो विश्व के द्वीपों की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है डेनमार्क, वो उसके अधिकार में है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, जिसे बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। कोपेनहेगन में 2009 में जलवायु परिवर्तन संबंधी COP15 का आयोजन किया गया था। फिर बात करें यूरोपीय देशों का समूह, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम UK कहा जाता है। ग्रीनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आ जाता है। फिर स्कैंडिनेविया देश, नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। और फिर आता है बाल्टिक राज्य। बाल्टिक राज्य में है लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया। फिर यहाँ के प्रमुख पर्वतों की बात अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पर्वत और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है काकेशस पर्वत, जो कि यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। इसका विस्तार आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान देशों में है। यह पर्वत काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य है। एक तरफ तो है काला सागर और दूसरी तरफ है कैस्पियन सागर, जिसके मध्य काकेशस पर्वत स्थित है। यह यूरोप एशिया को पृथक करता है। यह दोनों के मध्य सीमा बनाता है। यह नवीनवलित पर्वत का उदाहरण है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। फिर बात करते हैं आल्प्स पर्वत। इस पर्वत का विस्तार फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में है। यह पर्वत नवीनवलित पर्वत का उदाहरण है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है, जो कि यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली बात करें तो पहली चोटी है एल्ब्रुस और दूसरी है माउंट ब्लॉक, तथा ये फ्रांस की भी सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों में चलने वाले स्थानीय ग्राम पवनों को फौन कहा जाता है, जो यहाँ की बर्फ को पिघलाती है, जिसके कारण यहाँ के अंगूर की कृषि की जाती है। ये पवने अंगूर की कृषि के लिए लाभदायक है। नंबर 3 है यूराल पर्वत। यह पर्वत यूरोपियन रूस और एशियाई रूस के पृथक करते हैं। रूस की बात करें तो रूस का कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर आता है, कुछ हिस्सा एशिया के अंदर आता है। एशिया में हिस्सा आता है जिसको एशियाई रूस, और यूरोप में आता है जो यूरोपियाई रूस कहा जाता है। फिर
जोलन पर्वत, यह पर्वत नॉर्वे और स्वीडन के मध्य सीमा बनाता है। पनाइन पर्वत, यह पर्वत ग्रेट ब्रिटेन के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, यहाँ कोयले के भंडार पाए जाते हैं। जूरा पर्वत, यह पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता तथा यहाँ चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट और ओसजेस पर्वत, यह पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है तथा इनके मध्य राइन नदी ब्रांस घाटी से बहती है। हार्ज पर्वत जो कि जर्मनी में स्थित है। एपिनाइन पर्वत इटली में है और पेरिनीज पर्वत ये फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। फिर अध्ययन करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों की। सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर आते हैं यूराल नदी, ये यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी, यह नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है। यह नदी सर्वाधिक देशों में बहती है। अगर यूरोप की बात करें तो सारे सबसे ज्यादा देशों में बहने वाली है नदी है। नंबर 4 पर है राइन नदी, यह नदी आल्प्स पर्वत से निकलती और उत्तरी सागर में गिर जाती है। यह नदी ब्रंस घाटी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नदी को कोयला या कोयली नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह जर्मनी के रूर कोयला क्षेत्र से बहती है। रूर जो जर्मनी का एक क्षेत्र है, रूर जो कि वहां पे कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र से में बहने के कारण इसे कोयली नदी भी कहा जाता है। इस नदी के मुहाने पर नीदरलैंड में रोटरडम बंदरगाह बना है जो यूरोप का सबसे व्यस्तम जलमार्ग वाली नदी है। थेमस नदी, नंबर 5 पर है थेमस नदी। इस नदी के किनारे पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, रीडिंग शहर बसा हुआ है, अंत में ही उत्तरी सागर में गिरती है। नंबर 6 शी नदी, यह नदी फ्रांस के मध्यवर्ती भागों से निकलती है और इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी के किनारे स्थित है। कुछ इस नदी के उपनाम है जिसमें लघु यूरोप वह किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है। तो फ्रांस और पेरिस की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप, मतलब छोटा यूरोप और किसानों का देश, और फैशन की नगरी या फ्रांस का अर्धे स्थल कहा जाता है पेरिस को, जो कि फ्रांस की राजधानी है। पो नदी, इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है, ये एड्रियाटिक सागर में गिरती है। पो नदी के किनारे वेनिस शहर बसा हुआ है। इस नदी बेसिन को लंबोर्डिया का मैदान कहा जाता है जहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। चावल की कृषि के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। फिर अध्ययन करते हैं नंबर 8 टाइबर नदी। इस नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम स्थित है तथा इस नदी अंत में भूमध्य सागर जो कि सबसे उत्तरी यूरोप का उत्तरी दिशा में है उसमें आके गिर जाती है। यहाँ पर कुछ उसके उपनाम है रोम जो शाश्वत नगर, मिलान इटली का मैनचेस्टर, टूरिन इटली का डेट्रॉइट और वेनिस है डेट्रियाटिक की रानी। इटली में स्थानीय पवन को सिराको से होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। यह सिराको पवन अफ्रीका महाद्वीप के सारा के मरुस्थल से शुरू होती है और ये भूमध्य सागर से जब ये ऊपर से निकलती है तो भूमध्य सागर से कुछ जल की आर्द्रता ग्रहण करती है। जब ये सारा के मरुस्थल से चलती है तो वहां से अपने साथ हवा के साथ कुछ मिट्टी के कण भी अपने साथ लेती है। वहां की जो सारा के मरुस्थल की मिट्टी का रंग है लाल या लाल कणों की मिट्टी है जहाँ से मिट्टी के कण आते हैं और ये भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर जब इटली में वर्षा करती है तो लाल रंग की वर्षा करती है जिसे रक्तनुमा वर्षा या रक्त की वर्षा भी कहा जाता है। स्टोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या प्रकाश मीनार या लाइट हाउस कहा जाता है। इंग्लिश चैनल, यह चैनल उत्तरी सागर को उत्तरी अंत महासागर से जोड़ता है तथा ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से पृथक करता है। डोवर जल संधि, यह जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। लडोगा झील, यह यूरोप महाद्वीप की सबसे मीठी पानी की झील है। फिर अध्ययन करते हैं ओनेगा झील, यह यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
स्टेपीज यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जो यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है, जो यूक्रेन के मध्य एशिया तक फैला हुआ है। जो यूक्रेन से मध्य एशिया तक फैला हुआ है। इस घास के मैदान में चरनोजम मृदा पाई जाती है। यहाँ पर ऋतु प्रवास होता है। इस घास के मैदान में गेहूं की कृषि की जाती है। इसे विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। फिर है पूछताछ। हंगरी में शीतोष्ण घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। इसे गेहूं का स्टोर हाउस भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान और मत्स्य उत्पादन के लिए उत्तरी सागरीय नॉर्वे के तट पर डागर बैंक व ग्रेट फिशर बैंक बनाया गया है।